डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये बहुत ही एक बर्निंग टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हिंदी में इसको ओजोन परत क्षरण कहते हैं। देखिए, ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखेंगे कि आवर्त सारणी में ओजोन जो है आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यह एक ऑक्सीजन का ही अपरूप या एलोट्रॉप है, जिसको हम रासायनिक रूप से O3 से डिनोट करते हैं। यह नीले रंग की तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस होती है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित एक प्राकृतिक परत है। वायुमंडल में जो समताप मंडल होता है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं, उस स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में यह इस एक प्राकृतिक या नेचुरल लेयर के रूप में जो है विद्यमान रहती है। ओजोन परत सूर्य द्वारा आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर स्थित जीवों की रक्षा करती है। यह जो सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको यह जो है पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे पृथ्वी पर स्थित जीवों से इन हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जो जीव हैं उनकी रक्षा हो पाती है। देखिए, वायुमंडल की परतों की हम बात करें तो जनरली वायुमंडल की जो है 5 परतें होती हैं। जो पहली जो परत है उसे हम ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल कहते हैं, और इसकी जो ऊंचाई है वो 0 से लेकर 8 या 18 किलोमीटर तक होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी जो ऊंचाई है क्षोभ मंडल की या ट्रोपोस्फीयर की, यह थोड़ी सी कम 8 किलोमीटर तक होती है, लेकिन अन्य भागों में यह 8 किलोमीटर से ज़्यादा लेकिन 18 किलोमीटर तक हो सकती है। दूसरी जो वायुमंडल की परत है उसको हम समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं, और इसकी जो ऊंचाई है वो 8 से लेकर 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है। मतलब यह 8 या 18 किलोमीटर से स्टार्ट होगी और 50 किलोमीटर तक ऊपर जाएगी। जो तीसरी लेयर है उसको हम मध्य मंडल कहते हैं, और इसको इंग्लिश में जो है मीजोस्फीयर के नाम से जानते हैं, और इसकी जो ऊंचाई है वो 50-55 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक हो सकती है। जो चौथी लेयर है वायुमंडल की उसे हम अयन मंडल कहते हैं, इसको इंग्लिश में आयनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो ऊंचाई है इस परत की वो 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक होती है। और जो वायुमंडल की जो अंतिम परत है उसको हम वायुमंडल कहते हैं, इंग्लिश में इसको एक्सोस्फीयर कहा जाता है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 640 किलोमीटर से ऊपर जो है मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वायुमंडल की जो 5 परतें हैं, और जो दूसरी जो परत है समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, इस स्ट्रेटोस्फीयर में ही जो है ओजोन लेयर जो है प्रेजेंट होती है, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को, जो हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेज है, सभी अल्ट्रावायलेट रेज को ये नहीं रोकती है, लेकिन जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको ये पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये ओजोन परत का लगातार मानव द्वारा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर क्षरण हो रहा है। ओजोन परत समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, में लगभग 22 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। आप ये ध्यान रखेंगे कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है, ओजोन जो परत है, वो 22 से लेकर 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। अर्थात इस ऊंचाई पर ओजोन की जो सांद्रता है या कंसंट्रेशन है वो सबसे अधिक होती है। कुछ ओजोन की मात्रा जो है ट्रोपोस्फीयर, जो वायुमंडल की जो पहली परत है, उसमें भी होती है, लेकिन इसे हम बेड ओजोन कहते हैं। यह वायु को प्रदूषित करता है, और स्मॉग, जो कि स्मोक और फॉग का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसे बनाता है। ओजोन का लगभग 90% भाग जो है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ही होता है, और इसे ही हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। समताप मंडल में ओजोन का जो निर्माण है वो पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा होता रहता है। देखिए,
ये ऑक्सीजन के यहाँ 3 मॉलिक्यूल हैं और अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में यह जो है ओजोन गैस में जो है परिवर्तित होते रहते हैं और इसके लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज से ही प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर मैंने ये एक फिगर बनाया हुआ है और इस फिगर में मैंने बताया कि जो पराबैंगनी जो किरणें हैं वो जनरली जो है 3 प्रकार की होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। हम तीनों जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको एक एक करके यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए अल्ट्रावायलेट ए जो है वो इसको हम अच्छी पराबैंगनी किरणें कहते हैं जो सीधे पृथ्वी तक पहुंचती है और जो मानव की त्वचा में विटामिन डी बनाने में मदद करती है। आप देख रहे हैं कि ये अल्ट्रावायलेट, ये सन है, ये जो है सन मैंने बनाया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है और इससे देखिए अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही हैं और इसमें हम बात कर रहे हैं अल्ट्रावायलेट ए की। अल्ट्रावायलेट ए जो है वो जनरली आप देख रहे हैं कि ओजोन लेयर से जो है निकल कर सीधे जो पृथ्वी तक आ रही है। तो ये जो है एक अच्छी पराबैंगनी किरणें हैं जो कि मानव की त्वचा में विटामिन डी बनाने में मदद करती हैं। इनका केवल जो 5% भाग ही जो है ये अल्ट्रावायलेट ए जो रे हैं वो पूरी देखिए कंप्लीटली जो पृथ्वी पर पहुंच रही हैं। जबकि देखिए अल्ट्रावायलेट अगर बी की हम बात करें तो अल्ट्रावायलेट बी जो है वो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण या किरणें होती हैं जिनका अधिकांश भाग जो है ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देखिए ये जो है ग्रे कलर में जो एक लेयर बनी है ये पूरी जो लेयर है वो ओजोन लेयर है जो कि मैंने बताया था कि स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होती है। यह जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट बी जो किरणें होती हैं उनको जो है उनके 5% भाग को केवल जो है पृथ्वी तक पहुंचने देती हैं और इसका जो 95% जो भाग है अल्ट्रावायलेट बी किरणों का वो जो है ओजोन लेयर के द्वारा ही अवशोषित कर लिया जाता है। और ये अल्ट्रावायलेट बी जो है वो हानिकारक गैसें होती हैं, हानिकारक जो किरणें हैं और यह जो है मनुष्य में जो है त्वचा का कैंसर आदि जो है रोग उत्पन्न करती हैं। अब देखिए अल्ट्रावायलेट सी की हम बात करें तो अल्ट्रावायलेट सी जो है ये बहुत ही घातक अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि ओजोन परत के द्वारा कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। मतलब इनका जो 100% जो पार्ट है वो ओजोन लेयर के द्वारा जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और इस अल्ट्रावायलेट सी रेज का कोई भी भाग जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। देखिए अल्ट्रावायलेट सी जो है घातक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, यह ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, यह घातक होती हैं। अगर यह किरण पृथ्वी तक आ जाएं तो जीव जंतुओं को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इस प्रकार की किरण ओजोन परत को बनाने में भी सहायक होती हैं। ये जो है इसी प्रकार की जो रेज हैं अल्ट्रावायलेट सी जो हैं वो ओजोन परत को बनाने में जो है मदद करती हैं। अभी हमने देखा था लास्ट स्लाइड में कि कैसे जो है ओजोन जो है बनता है। तो देखिए ओजोन जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के द्वारा ही बनता है और इसके लिए जो रेज रेस्पॉन्सिबल होती हैं वो अल्ट्रावायलेट जो है सी रेज जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो अल्ट्रावायलेट ए रेज जो है वो अच्छी किरणें हैं जो कि डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंच रही हैं और विटामिन डी बनाने में भी हेल्प करती हैं। इनको हम गुड अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। अल्ट्रावायलेट बी जो है वो जो है 95% जो है ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और उसका केवल 5% भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है और ये जो है मनुष्य में जो है त्वचा के कैंसर आदि जो है रोग उत्पन्न करती हैं। देखिए वायुमंडलीय ओजोन परत का अगर हम मापन की बात करें तो कैसे हम ओजोन परत का मेजरमेंट लेते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि ओजोन परत की जो मोटाई का जो मापन है, इसकी जो थिकनेस का जो मेजरमेंट होता है वो डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है एवं इसे डॉप्सन इकाई द्वारा व्यक्त करते हैं। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ओजोन लेयर की जो थिकनेस होती है उसको हम किसके द्वारा नापते हैं और उसकी यूनिट क्या है। तो इसको हम डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा जो है इसका मेजरमेंट करते हैं, इसकी थिकनेस का, और इसकी जो इकाई है उसे हम डॉप्सन इकाई के रूप में जानते हैं। अब देखिए इसको और हम थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे। एक डॉप्सन इकाई जो है वो 0.01 ओजोन परत की मोटाई के बराबर होती है।
मिलीमीटर ओजोन परत की मोटाई के बराबर होती है। सामान्यतः ओजोन परत की जो मोटाई है वो 300 डीबी से लेकर 600 डॉप्सन तक होती है। देखिए अगर किसी स्थान पर ओजोन परत की मोटाई 200 डॉप्सन से अगर 220 डॉप्सन तक रह जाए तो वहां पर हम कहते हैं कि ओजोन परत का जो है क्षरण होना स्टार्ट हो गया है, प्रारंभ हो गया है। ओजोन परत का पतला होना ही ओजोन छिद्र कहलाता है। ओजोन छिद्र कहीं ऐसा नहीं है कि ओजोन लेयर में जगह जगह छिद्र हो गए हैं। जनरली भाषा में जब ओजोन परत जो है पतली होती जाती है तो उसको हम ओजोन छिद्र कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ओजोन परत में कोई आपको होल दिखाई देता है। ओजोन छिद्र का मतलब होता है कि ओजोन परत का पतले होते जाना। देखिए ओजोन गैस का निर्माण, देखिए ओजोन गैस का निर्माण कैसे होता है आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये ऑक्सीजन के जो अणु हैं वो अल्ट्रावायलेट सी जो रेज है उसकी उपस्थिति में परमाणुओं में टूट जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है वो अल्ट्रावायलेट सी जो परावैंगनी किरणें सी आई, उन्होंने इस मॉलिक्यूल को जो है इनके एटम में तोड़ दिया है और ऑक्सीजन के ये जो परमाणु है एटम है वो ऑक्सीजन अणु से फिर क्रिया कर लेते हैं और ओजोन गैस का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो ओजोन ऑक्सीजन के जो एटम है वो फिर से जो है ऑक्सीजन अणु से जो है क्रिया कर लेंगे और फिर से जो है इसमें फिर ये ओजोन गैस बना लेते हैं। और इस पूरे प्रक्रम में जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो अल्ट्रावायलेट सी रेज के द्वारा जो है प्रोवाइड कराई जाती है। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के द्वारा जो है ओजोन गैस का निर्माण हो रहा है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों की या मटेरियल्स की हम बात करें तो इसमें देखिए प्रमुख रूप से हम लोग जो है कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पढ़ते हैं, पीएफसी पर क्लोरोकार्बन, HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन तीनों को हम कंबाइनली जो है फ्रियोन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोकार्बन ये दोनों भी जो है ओजोन परत को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और इनको हम हेलोन के नाम से जानते हैं। तो फ्रियोन और हेलोन जो दो ऐसे जो पदार्थ हैं जो कि ओजोन परत को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। प्राकृतिक कारण से भी जो है ओजोन परत का क्षरण होता है, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि प्राकृतिक कारणों से आसमान में जो बिजली चमकती है, जो थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, उससे बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है जो कि ओजोन क्षरण करता है। अब देखिए कार्बन फ्लोरोकार्बन जो है उनके उपयोग की बात करें तो कार्बन फ्लोरोकार्बन जो है काफी ज्यादा जो है यूज किए जा रहे हैं। देखिए रेफ्रिजरेशन में प्रशीतक के रूप में इनको यूज किया जाता है और एयर कंडीशनर में इनको हम यूज करते हैं। सॉल्वेंट जो विलायक के रूप में जो है जो कार्बन फ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। फोम्स जो शेविंग क्रीम में जो झाग उत्पन्न करने के लिए जो है जो कार्बन फ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। एरोसोल्स जो अग्निशामक जो यंत्र होते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, अग्नि को बुझाने के जो यूज किए जाते हैं, उनमें जो है कार्बन फ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो 26% पार्ट है कार्बन फ्लोरोकार्बन का वो रेफ्रिजरेशन में यूज किया जाता है। इसके अलावा 26% पार्ट जो है वो जो है देखिए आप एरोसोल में यूज किया जाता है। उसके अलावा जो 25% जो कार्बन फ्लोरोकार्बन यूज हो रहे हैं वो फोम्स या जो शेविंग क्रीम बनाने में जो झाग उत्पन्न होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए इस प्रकार के कार्बन फ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। 16% जो पार्ट है कार्बन फ्लोरोकार्बन का वो सॉल्वेंट जो विलायक होते हैं उनमें यूज किया जाता है। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा जो देश हैं, इंडिया में तो कार्बन फ्लोरोकार्बन का यूज कम होता है, लेकिन जो और भी जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो काफ़ी ज़्यादा कार्बन फ्लोरोकार्बन का यूज कर रहे हैं, जिससे ओजोन लेयर जो है डिप्लीट होने का खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ एक नोट लिखा हुआ है कि CFCS वातावरण में जाकर ओजोन परत की जो ओजोन है उसको ऑक्सीजन में बदल देता है। कार्बन फ्लोरोकार्बन जो हैं वो वातावरण में जाते हैं और वहाँ वातावरण में जाकर जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन परत है उस ओजोन परत में ओजोन को जो है ऑक्सीजन में चेंज कर देंगे, जिससे ओजोन की जो थिकनेस है, ओजोन परत की जो थिकनेस है वो कम होती जा रही है और अल्ट्रावायलेट रे जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो पृथ्वी तक जो आसानी से पहुंच पा रही हैं।
ओजोन परत अपघटन का जो प्रभाव है, उनके इफेक्ट के, ओजोन परत का जो डिप्लीट होने से या क्षरण होने से जो प्रभाव पड़ रहा है जीव जंतुओं या जातियों पर, उसके बारे में हम बात करेंगे। कि देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे समुद्री पादप तंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अल्ट्रावायलेट बी किरण पादप प्रेरकों की वृद्धि को कम कर देती हैं। जो अल्ट्रावायलेट बी हैं, जो किरणें हैं, वो पादप प्रेरकों की, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जो समुद्र में जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। लेकिन जब ओजोन परत डिप्लीट हो जाती है तो अल्ट्रावायलेट बी किरणें जो पृथ्वी पर या समुद्रों में पहुंचती है और जिससे समुद्री जीवों का जो इनकी जो वृद्धि होती है, पादप प्रयोगों की वृद्धि को कम कर देती है। पादप प्रयोगों की अगर वृद्धि कम हो जाएगी तो इनसे जो अन्य समुद्री जीव हैं उनको भोजन प्राप्त नहीं हो पाएगा। इनकी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हो जाएगी और इनकी कमी से जो है CO2 की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अल्ट्रावायलेट बी किरण जलीय जीवों की प्रारंभिक विकासीय अवस्थाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। जो जलीय जीव होते हैं उनकी जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं, जो भ्रूणीय अवस्थाएं होती हैं, उनको ये नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे उनका डेवलपमेंट रुक जाता है और वो अपनी लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर हम देखिए प्लांट्स पर ओजोन लेयर डिप्लीशन का इफेक्ट देखें तो देखिए अल्ट्रावायलेट बी विकिरण के स्तर के बढ़ जाने से पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए ये दो लीफ यहाँ पर बनी हुई हैं, ये जो है इसको हम अल्ट्रावायलेट रेज इसको कम मात्रा में मिली है अल्ट्रावायलेट बी, और इसको जो दूसरी पत्ती है इसको जो है अल्ट्रावायलेट जो बी है वो ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा इंटेंसिटी की इसको दी गई है। तो देख रहे हैं कि ये पत्ती जो है एकदम मुरझा गई है ना, जबकि ये पत्ती जो है अभी भी देखिए स्ट्रेट है। तो इस पत्ती की जो है इस पत्ती की जो है या इस लीफ की जो फोटोसिंथेसिस या भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो गई है, मंद हो गई है, जिससे पौधों को जो है भोजन प्राप्त नहीं होगा और उनकी जो ग्रोथ रुक जाती है। जब फसलों पर रासायनिक कीटनाशकों का अधिक प्रयोग किया जाता है, जब फसलों पर रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग अधिक किया जाता है तब फसलों पर अल्ट्रावायलेट बी विकिरण के प्रभाव से ये झुलस जाते हैं ना। जब फसलों पर हम रासायनिक कीटनाशकों का या जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो अल्ट्रावायलेट बी विकिरण के प्रभाव से यह पौधे जो है इस प्रकार के जिन पौधों पर कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है वो पौधे जो है वो जल्दी जो है झुलस जाते हैं। पौधों की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। पौधों की जो है अपनी इनेट जो एक पावर होती है पेस्ट से लड़ने की, वो उनकी जो है कम होती जाती है। देखिए मानव स्वास्थ्य पर हम प्रभाव की बात करें तो ओजोन लेयर के क्षरण होने से मानव स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। अधिक मात्रा में अल्ट्रावायलेट बी विकिरण के पृथ्वी पर आने से तापमान में वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जैसा मैंने बताया था कि जो समुद्रीय जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है, वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम होती जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो वातावरण में बढ़ता जाता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। श्वसन तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जीवों के श्वसन तंत्र पर ओजोन लेयर डिप्लीशन का बहुत ज़्यादा जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आंखों में जलन, मोतियाबिंद आदि जो है नेत्र के विकार जो है उत्पन्न हो जाते हैं। त्वचा में जलन एवं कैंसर तक की शिकायतें जो है देखने को मिलती हैं। अगर अल्ट्रावायलेट बी किरणें जो पृथ्वी पर आ रही हैं तो पृथ्वी पर जो जीव जंतु उपस्थित हैं उनमें त्वचा के कई प्रकार के विकार और त्वचा कैंसर जो है देखने को मिलता है। DNA में परिवर्तन एवं आनुवंशिक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। अल्ट्रावायलेट बी रे जो हैं वो पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के DNA में परिवर्तन कर देती हैं और बहुत सारे जो आनुवंशिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है हमारे शरीर का, उसको जो है वीक कर देती हैं, कमज़ोर कर देती हैं। सनबर्न हो जाता है। जब अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं वो बहुत ज़्यादा जब पृथ्वी पर आती हैं तो सनबर्न या सन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ओजोन क्षरण जो है, ये चरण की जगह आप इसको जो है क्षरण पढ़ेंगे। नियंत्रण हेतु जो कुछ प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि 1985 में ओजोन परत की सुरक्षा हेतु वियना कन्वेंशन हुआ था।
1991 में भारत ने वियना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। 16 सितंबर 1987 को ओजोन विघटनकारी पदार्थों पर नियंत्रण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 16 सितंबर 1987 को ओजोन विघटनकारी पदार्थों पर, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, ऐसे पदार्थों पर नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आयोजित हुआ और इसी दिन को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है 16 सितंबर को जो ओजोन दिवस जो है मनाया जाता है। 1992 में भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। अक्टूबर 2016 में रवांडा के किगली शहर में 197 देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कम करने के लिए समझौता किया था कि कैसे हम अपने अपने देशों में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके उत्सर्जन को कम करेंगे और जो ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, जिसके अनुसार सन 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान कम करने का लक्ष्य रखा गया है। रवांडा के किगली शहर में देखिए 197 जो कंट्रीज हैं उन्होंने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कम करने के लिए समझौता किया और इस समझौते में बताया गया कि सन 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसमें 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान कम करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो ये मैंने आपको ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बताया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार जो है इसे क्वेश्चन जो है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और बीएससी जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये इक्वली इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार इस ओजोन लेयर डिप्लीशन पर शॉर्ट नोट लिखने को भी आते हैं। तो निश्चित ही आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, अपने फ्रेंड के साथ उसको शेयर करें और अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो आप हमारे जो है यूट्यूब के चैनल में कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ओजोन जो दिवस है वो प्रतिवर्ष जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप भी जो है इस प्रकार के प्रयास करें कि जिससे जो है हमारे जो वातावरण के में एक ओजोन लेयर जो एक सुरक्षा कवच के रूप में मौजूद है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें। तो आप भी इस बारे में जो है मंथन करें, विचार करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।